सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हम हिंदी साहित्य के इतिहास के छायावादी काव्यधारा की विशेषताओं के विषय में पिछले वीडियो में अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी के अंतर्गत जो छायावादी काव्यधारा की महत्वपूर्ण जो विशेषताएं थी, उन विशेषताओं में भाग 1 के अंतर्गत हमने कुछ विशेषताओं पर विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। आज हम उसी छायावादी काव्यधारा के भाग 2 की छायावादी काव्य की प्रवृत्तियों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हम देखते हैं कि छायावादी काव्यधारा एक विस्तृत एवं व्यापक जो काव्यधारा थी, और यह काव्यधारा 2 महायुद्धों के बीच की एक धारा थी, जिसके अंतर्गत अनेक कवियों ने पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी विचारधारा को महत्वपूर्ण प्रधानता देते हुए उसका एक विशद एवं व्यापक रूप चित्रण किया था। जिसके अंतर्गत हमने देखा कि एक व्यक्तिवादी विचारधारा थी, उसके साथ साथ प्रकृति का सौंदर्य चित्रण भी था, प्रेम और सौंदर्य का भी चित्रण था, उसके साथ साथ रहस्यवादी विचारधारा भी हमारे सामने उभर करके आई थी, और रहस्यवाद के साथ साथ एक अलौकिक प्रेम भावना एवं स्वातंत्र प्रेम की भावना भी हमने विस्तृत रूप से पिछले वीडियो के अंतर्गत देखी थी। आज हम छायावादी काव्यधारा की बची हुई जो काव्य की प्रवृत्तियां हैं, उसके विषय में हम व्यापक रूप से चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि छायावादी काव्यधारा के भाग 2 के अंतर्गत हमारे सामने निम्नलिखित विशेषताएं उभर करके आती हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहली विशेषता है स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद छायावादी काव्यधारा की संपूर्ण विशेषताओं के अंतर्गत सर्वोपरि विशेषता मानी गई है। कहा जाता है कि छायावादी कवि ने अहमवादी होने के कारण विषय, भाव, कला, धर्म, दर्शन और समाज सभी क्षेत्रों में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति को अपनाया। उसे अपने हृदय उद्गारों को अभिव्यक्त करने के लिए किसी प्रकार का शास्त्रीय बंधन और रूढ़ियां स्वीकार नहीं थी। भाव क्षेत्र में भी उसने अपनी इसी क्रांति का प्रदर्शन किया। उसमें मैं की शैली अपनाई। हालांकि उसकी मैं में समूचा समाज सन्निहित है। अब छायावादी कवि के लिए प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक दिशा का मार्ग उन्मुक्त था। छायावादी कवि के लिए भी वस्तु काव्य विषय बनने के लिए उपयुक्त थी। इसी स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के फलस्वरूप छायावादी काव्य में सौंदर्य और प्रेम चित्रण, प्रकृति चित्रण, राष्ट्र प्रेम, रहस्यात्मकता, वेदना और निराशा, व्यक्तिक सुख दुख, अतीत प्रेम, कलावाद, प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता, अभिव्यंजना आदि सभी प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती हैं। उसे पुरानी पिसी पिसाई राहों पर चलना वास्तविक रूप से अभिप्रेत नहीं था। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि छायावाद व्यक्तिक रुचि स्वातंत्र्य का युग माना जाता है। तो इस प्रकार से स्वच्छंदतावाद मूलभूत रूप से छायावादी काव्यधारा की परंपरा के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। इसी कड़ी के अंतर्गत हम अगले 7वीं जो छायावादी काव्यधारा की जो प्रमुख विशेषता हैं, वह हमारे सामने आती हैं वेदना और निराशा। वेदना और निराशा के विषय में यदि हम बात करें तो इस काव्य में युगानुरूप वेदना की निवृत्ति हुई है। यह विवृत्ति कहीं पर अनंत वेदना के रूप में हुई है, तो कहीं पर करुण में, और कहीं कहीं पर निराशा के रूप में दिखाई देती हैं। प्रसाद एवं महादेवी वर्मा के काव्यों में अभिव्यक्ति वेदना, सेवावाद, मानवतावाद तथा आध्यात्मवाद पर आधारित है। हिंदी के कुछ आलोचकों ने छायावाद में अभिव्यक्त वेदना और निराशा पर तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन की असफलता के जन्य निराशा का प्रभाव बताया है। इस संबंध में हम पहले ही देख चुके हैं कि आंदोलनों की असफलता से ही देशी नेताओं और देशवासियों में किसी प्रकार की उत्साह, विहीनता और निराशा नहीं आई। आंदोलन के साध्य और साधन पूर्ववत यानी जैसे पहले थे वैसे ही बने रहे। दूसरी बात यह मुख्य रूप से थी कि छायावाद में आंतरिकता की प्रधानता दिखाई देती है। ऐसी बात तो नहीं कि छायावाद बाह्य हलचलों से एकदम अछूता रहा हो, पर इस संबंध में उसकी वेदना पर कोई तथाकथित प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता। शिवदान सिंह चौहान ने अपने शब्दों के अंतर्गत छायावादी काव्य धारा में इसी वेदना और निराशा को अभिव्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है,
इसीलिए यद्यपि उनकी वाणी में, यानी कि किसकी, छायावादी कवियों की, इसीलिए यद्यपि उनकी वाणी में मनुष्य की महिमा का उद्घोष है, रूढ़िग्रस्त समाज के बंधनों और मनुष्य के शोषण उत्पीड़न के विरुद्ध एक नैतिक एवं न्यायपरक भावना का मार्मिक प्रतिवाद है, और समाज के अधिकार वंचित प्राणियों के प्रति सहज करुणा और सहानुभूति की उदात्त भावना है, तो कहीं कहीं घोर निराशा से भरा और आत्मपीड़क चित्कार भी हैं, जो अपने निविड़ आवेग में उनकी आधारभूत मानवता को समाजद्रोही भावनाओं में तिमिराच्छन्न कर दे लेता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काव्यधारा के अंतर्गत वेदना और निराशा का तो भाव फिर भी इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से समाया हुआ था। उसका मूलभूत कारण यही था कि लंबे समय से अनेक प्रकार से जो प्रयास किए जा रहे थे मानवता पर और मानवता की विचारधारा को उभारने का, तो उसी मानवता के प्रति जो वेदना एवं निराशा की भावना इनमें मुख्य रूप से उभर करके आई थी। अब हम इसी काव्यधारा की अगली विशेषता के विषय में देखते हैं, तो वह आती है मानवतावाद। मानवतावाद इस काव्यधारा की महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्योंकि व्यक्तिवादी चिंतन हमें छायावादी काव्यधारा के कवियों के अंतर्गत दिखाई देता है, तो मानवतावादी भावना भी यहाँ पर सर्वोपरि रूप से दिखाई देती हैं। हम देखते हैं कि यह काव्य भारतीय सर्वात्म तथा अद्वैतवाद से गहरे रूप से प्रभावित था। इसके अतिरिक्त उस काव्य पर रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर तथा अरविंद घोष के दर्शन का एक व्यापक प्रभाव हमारे सामने दिखाई पड़ता है। उसके साथ साथ स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के कारण छायावादी कवि को साहित्य के समान धर्म, दर्शन आदि में भी रूढ़ियां एवं मिथ्या परंपराएं अमान्य प्रतीत होती हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर बांग्ला साहित्य में जाति एवं वर्गगत संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके विश्व मानवता का जयघोष करते हुए दिखाई देते हैं। रविंद्र साहित्य का हिंदी छायावादी कविता पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। छायावादी काव्य में मानवतावादी दृष्टिकोण विविध रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। छायावादी कवि ने युग युग से उपेक्षित नारी को सदियों की कारा से मुक्त करने का स्वर अलापा। इसी बात को उन्होंने कहा है कि पूर्ण रूप से अभिव्यक्त किया है और कहा है कि रीतिकालीन कवि के समान उनकी दृष्टि केवल नारी के कुंच और कटाक्ष तक ही सीमित नहीं थी। उसने नारी के तन को न देख करके उसके मन को देखा और उसके मानसिक सौंदर्य के अनेक छविमय विमोहक चित्र प्रस्तुत किए, जिसमें रीतिकालीन श्रृंगार की विलासिता नहीं बल्कि सात्विक रसात्मकता हमें देखने को मिलती हैं। और इसी बात को छायावादी कवियों ने व्यक्त करते हुए कहा है, मुक्त करो नारी को युग की कारा से बंधनी नारी को। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भावनाएं थी नारी के प्रति, जो मानवता के प्रति, जो प्रत्येक मनुष्य के प्रति, उसी बात को उन्होंने अन्य पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है। नष्ट हो गई उसकी आत्मा, त्वचा रह गई पावन, युग युग में अवगुंठित गृहिणी सहती पशु के बंधन, खोलो हे मेखला युगों की कटी प्रदेश से तन से, अमर प्रेम को उसका बंधन वह पवित्र को मन से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो मानवतावादी जो भावना है वह एक नारी के प्रति, एक सामान्य मानव के प्रति, एक संपूर्ण विश्व के प्रति जो मनुष्य की भावना होनी चाहिए वह भावना उभरती हुई दिखाई पड़ती हैं। अगली काव्यगत विशेषता की यदि बात करें तो वह आती है आदर्शवाद। आदर्शवाद के अंतर्गत यदि हम इस काव्यधारा की महत्वपूर्ण विशेषता की बात करें तो छायावाद में आंतरिकता की प्रवृत्ति की विशेष रूप से प्रधानता है। उसमें पदार्थों के बाह्य रूप चित्रण की प्रवृत्ति नहीं, अपनी इस अंतर्मुखी प्रवृत्ति के कारण उसका दृष्टिकोण काव्य के भाव जगत और शैली में आदर्शवादी रहा है। उसे सांसारिक पदार्थों के बाह्य चित्रण की अपेक्षा उसकी सहानुभूति अधिक यथार्थ रूप से दिखाई देती हैं। यही कारण है कि उनका काव्य संबंधी दृष्टिकोण कल्पनात्मक रहा और उसमें सुंदर तत्व की प्रधानता रही। छायावादी कवि के इस आदर्शवादी कल्पनात्मक दृष्टिकोण को उसके कला पक्ष में भी सहज रूप से देखा जा सकता है। कुछ आलोचकों ने छायावादी कवि की शैली और प्रतीकात्मकता पर सामंतीपन का आरोप लगाया है, जो कि वास्तविक दिखाई नहीं पड़ता। यदि इस प्रकार राजनीतिक वादों को हठात काव्य का पर आरोप किया गया तो न जाने इसका परिणाम क्या होगा। तो इस प्रकार से एक आदर्शवादी भावना हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अगली काव्यगत विशेषता की बात करें तो वह आती है युग का प्रभाव।
युग का प्रभाव हम देखते हैं कि प्रत्येक जो साहित्य होता है वह उस युग के अनुरूप चलता है और उस युग के अनुसार ही उसके अंतर्गत अनेक प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो छायावादी काव्य व्यक्तिवादी हैं और उसके कवि भी विचारधारा का केंद्र वह स्वयं ही हैं, किंतु यह निश्चित है कि मैं शैली में जनता के सुख दुख और आशा निराशा की अभिव्यक्ति हुई है। यह सच है कि यदि उसकी कविता घोर व्यक्तिवादी होती तो उसमें प्रेषणीयता की इतनी मात्रा न आ सकती। हिंदी साहित्य का कोई भी प्रबुद्ध आलोचक यह स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा कि छायावादी कविता समाज से दूर है। यह ठीक है कि कभी कभी छायावादी कवि ने जगत की भयंकर वास्तविकता से भागकर कल्पना लोक के एकांत में शरण एवं त्राण पाने की सोची है, परंतु इसके बीच भी तात्कालीन समाज के जीवन में व्याप्त असंतोष तथा निराशा में ढूंढे जा सकते हैं। अशांति में शांति पाने की मनोवृत्ति छायावादी कवि की कोई कम महत्वपूर्ण देन नहीं। प्रसाद के अरुण यह मधुमेह देश हमारा जैसी कविताओं पर यदि विचार करें तो वहां पर राष्ट्रवादी भारतीय युवक गर्व करता हुआ दिखाई पड़ता है। छायावादी कवि अंतर्मुखी होते हुए भी सतत स्वतंत्रता का आह्वान करता है। आज के 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिक युग की सबसे बड़ी देन है बौद्धिकता की, और इसी बौद्धिकता के अतिरेक से आज के विश्व का जीवन व्यापक, विसृंखल, अशांत और असंतुलित है। इसका भान किसी को भी सहजग व्यक्ति के लिए दुष्कर नहीं। प्रसाद के महाकाव्य कामायनी में युग के इन समस्त घात प्रतिघातों का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ता है। आज के विश्व जीवन की शांति हृदय और बुद्धि की समन्वयात्मकता में सन्निहित है। आधुनिक युग जीवन का अशांति का कारण है। इसी बात को इस युग की जो अनेक कविताएं हैं उन कविताओं में देखा जा सकता है। जैसे ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि छायावादी काव्य धारा के अंतर्गत जो कवि थे उनके अंतर्गत एक युग और युग की दिशा के अनुरूप उनको कार्य करने की महत्वपूर्ण विचारधारा उनके सामने प्रबल रूप से उभर करके आई थी। तो हमने विद्यार्थियों आज इस छायावादी काव्य धारा के भाग 2 के अंतर्गत हमने छायावादी काव्य धारा की विशेषताओं का एक व्यापक और विशद रूप से चित्रण किया है, और यहीं पर छायावादी काव्य धारा की विशेषताएं समाप्त होती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो अब हम अगले वीडियो के अंतर्गत नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।